नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका BNK24 यूट्यूब चैनल पर। बहुत बहुत साथियों, आज डर का विषय है। लोग बाग को जो 2-3 दिन से मैं कह रहा था कि डील नहीं हुई है, मार्केट गिरेगी। उस मार्केट पर आज चर्चा कर लेते हैं। आज मार्केट गिर गई है। जनरली ये सेंटीमेंट ऐसे नज़र आ रहे थे और पूरे बाज़ार का जो मूड और माहौल है ख़राब किया, वो किया है तुम्हारा TCS ने, टाटा एलेक्सी ने और इरडा ने। इसके ऊपर भी नज़र डाल लेंगे। भारत और अमेरिका की डील कहाँ तक पहुँची है, उसके ऊपर नज़र डालेंगे। और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तान के अंदर हमला कर दिया है, उसको भी जानेंगे। और आज चांदी का लाइफ हाई पहुँच गई है, 14 साल के सबसे उछले स्तर पर है। 1,11,500 पे अभी चांदी बनी हुई है। विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं FII DII की, जो कल विदेशी संस्थागत निवेशक हैं उनकी तरफ से 220 करोड़ रुपए की खरीदारी देखने के लिए मिली। और जो DII है, मतलब घरेलू संस्थागत निवेशक है, उनकी तरफ से 591 करोड़ रुपए की खरीदारी देखने के लिए मिली। तो ऐसा क्या है कि यार इतनी छोटी सी खरीदारी है। जनरली खरीदारी नहीं है, अगर आप टोटल इंडेक्स और फ्यूचर को मिलाकर देखोगे तो बिकवाली है। 5,500 करोड़ रुपए के इंडेक्स और फ्यूचर बेचे हैं FII ने, और DI को मिलाकर देखें तो खरीदारी नहीं है, वो बिकवाली ही है। बिकवाली की बड़ी वजह अगर बात करें विप्रो और तुम्हारा इन्फोसिस की, तो विप्रो और इन्फोसिस का जो ADR है वो घट के 4 पे आ गया है, 4% पे आ गया। बात करें सोने की, तो सोना हमारा 97,400 पे बना हुआ है। चांदी 1,11,500 पे है। रुपया आज थोड़ा सा कमज़ोर देखने के लिए मेरा रुपया तुम्हारा 85 रुपये 83 पैसे पे रुपया आ गया। और जो विक्स है, वॉलेटिलिटी इंडेक्स, वो 11.65 पे है। जो डॉलर है, डॉलर 3 दिन की तेज़ी के बाद फिर से नरम दिख रहा है, 97 रुपये पे डॉलर बना हुआ है। क्रूड ऑयल 70 रुपये पे है। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं कि बाज़ार के अंदर जो मूवमेंट है, उस मूवमेंट को ख़राब किसने किया। उसमें सबसे पहला विषय डालेंगे, इरडा शेयर इतना गिरा क्यों, क्या कारण रहा। साथियों, इरडा की जो बात करें, जो टॉप लाइन है जिसको हम सेल्स बोलते हैं, वो पिछले क्वार्टर में, मैं क्वार्टर वाइज क्वार्टर बता रहा हूँ, पिछले क्वार्टर में 1,510 करोड़ थी, बढ़ के हो गई 1,910 करोड़। मतलब टॉप लाइन तो बड़ी है बट प्रॉफिट घटा है। इनका पिछले क्वार्टर में जो प्रॉफिट 384 करोड़ का हुआ करता था, इस क्वार्टर में वो घट के रह गया 247 करोड़ का। मतलब अगर आप इसको परसेंटेज टर्म में देखोगे तो 36% जैसा प्रॉफिट गिरा है। जो उस इरडा कंपनी के जो प्रमोटर हैं, मतलब एक तरह से मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO हैं प्रदीप कुमार दास, उनकी तरफ से बताया गया कि भाई ये जो जेंसोल इंजीनियरिंग की तरफ से जो हमारा पैसा अटका हुआ था, उसमें 50% जैसा हमने जो है प्रोविज़न किया है। प्रोविज़न क्या होता है, देखो जब भी आप किसी का बैंक को, NBFC को पढ़ रहे होते हैं, माइक्रो फाइनेंस बैंकों को पढ़ रहे होते हैं, तो उसमें ये क्या है, एक तरह से पैसा बांटने के लिए बैठे हैं। तो इनमें ये देखना होता है कि इनके NPA कितने हैं। जो इरडा बैंक है, इरडा बैंक का वो इरडा जो है, ये इसका मेन काम क्या है, ये दूसरों को पैसा देती है जो कोई मतलब रिन्यूअल से रिलेटेड या कुछ अपना स्टार्टअप है बड़े लेवल पे, उनको एक तरह से लोन प्रोवाइड करती है। और जो जेंसोल इंजीनियरिंग है, जिसके प्रमोटर ने उस पैसे का गलत इस्तेमाल करके गुड़गांव जैसे लग्जरी फ्लैट खरीद लिए थे गुड़गांव के अंदर, उसकी इसने लोन दे रखा था उसको, और इसने भी, और RAC ने भी दे रखा था, RAC PSC जो है ना, उनने। तो इनके प्रोविज़न हुए। हालांकि NCLT में इस मामले को लेकर चले गए हैं। NCLT में इन्होंने जाकर के वहाँ से अप्रूवल ले लिया है। तो इनके जो जितने भी एसेट हैं उन्हें हैंड ओवर करेंगे, अपने टेक ओवर ले लेंगे, और उसके बाद में फिर उनको या तो ये कंटिन्यू बिजनेस चालू करें, या तो अगर मैनेजमेंट से प्रॉब्लम है तो मतलब कुछ भी करके प्रयास करेंगे। हालांकि ये राइट ऑफ नहीं किया है। राइट ऑफ और प्रोविजनिंग होने में 2 कारण होते हैं। एक तो राइट ऑफ तब होता है जब पैसा मिलने की 100% उम्मीदें ख़त्म हो जाती हैं, तब तो राइट ऑफ करना पड़ता है बैंकों को भी। जैसे तुम्हारा विजय माल्या है, नीरव मोदी है, ये पैसा लेके भाग गए, है ना। इनसे मान लो इनकी कोई एसेट है, कोई ज़मीन है, प्रॉपर्टी है, वो बेच के पैसा वसूल किया जा सकता है। तो ये क्या करेंगे, उस पैसे को प्रोविजनिंग में डाल देंगे कि भाई ये आ सकता है, चांसेस हैं। लेकिन अगर आने का उम्मीद ही नहीं है, सपोज करो किसी एक व्यक्ति को, सिंगल पर्सन को 1 करोड़ रुपए दिए और वो व्यक्ति 3 दिन बाद मर गया, उसका कोई आजू बाजू में कोई है भी नहीं, ना उसके नाम पे कोई प्रॉपर्टी है, तो इन्हें वो पैसा राइट ऑफ करना पड़ेगा। राइट ऑफ करना पड़ेगा तो होगा क्या कि बैंक की जो NPA है वो बढ़ जाएगी। जैसे कि इसकी NPA बढ़ी है,
जो इरडा शेयर है, इरडा की एनपीए बढ़ गई, एनपीए बढ़ी, ग्रॉस एनपीए बढ़ गई, प्रोविजनिंग में इन्होंने पैसा डाल दिया, जिससे इनका जो शुद्ध लाभ था वो घट गया। शुद्ध लाभ घटने से हुआ क्या, पूरा इफेक्ट देखने के लिए मिला शेयर पे, और शेयर पे मिला मतलब शेयर 5% नीचे। जनरली कोई भी शेयर हो उसका बिजनेस से ही इफेक्ट होता है। जो लोग नहीं जानते वो शेयर मार्केट में सोचते हैं कि यार हम तो पैसा शेयर पे लगा रहे हैं। भाई साहब, बिजनेस में होने वाली हर एक एक्टिविटी शेयर से इन्वॉल्व रहती है। अगर कोई अच्छी खबर आ गई तो रॉकेट हो जाएगा। जैसे आज गैलमार्क फार्मा भागा क्यों? गैलमार्क फार्मा भागने के पीछे क्या है कारण, कि जो अमेरिका की एक फर्म है ना, उसने इसके साथ में टाई अप कर लिया है। और टाई अप कर लिया है मतलब इसको जो ऑर्डर मिलेंगे ना, वे मिलेंगे लगभग 6000 करोड़ के। और ये जिस दवाई को बनाएगी, मतलब जिस दवाई में रिसर्च और डेवलपमेंट में काम करेंगे ना, वो दवाई कैंसर में काम आती है। मतलब बिजनेस में होने वाली हर एक गतिविधि का डायरेक्ट शेयर पे इफेक्ट पड़ता है। जो लोग नहीं समझते, जो केवल शेयर का भाव देखते हैं कि 10 रुपये ऊपर गया खरीद लो, 10 रुपये नीचे गया बेच दो, वो इस चीज़ को नहीं समझेंगे। ग्लैंड फार्मा आज भागा क्यों? उसके पीछे कारण रहा ये कि ग्लैंड फार्मा को एक AGI, इन्हीं की एक सब्सिडरी कंपनी है IGI, उसको US कंपनी की तरफ से मतलब एक समझौता हुआ है और डील मान लो, वो कैंसर की दवाई है और उसमें लगभग 6000 करोड़ रुपये जैसे ऑर्डर मिलेंगे। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप क्या चाहते हैं? अमेरिका में ये चाहते हैं कि भाई या तो आपकी जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है ना, इसे अमेरिका में लगा दो। अब जो आप भारत में बना के अमेरिका में भेज रहे हो, वो आप अमेरिका में बना के किसी दूसरे देश में बेचना, बट वो आसान नहीं है। उन्हें ऐसा लगता है कि ये इतना आसान हो जाएगा, इतना आसान है नहीं, क्योंकि जितने चीप लेबर भारत में, चाइना में, बांग्लादेश में है, उतनी चीप लेबर पे अमेरिका में कोई व्यक्ति काम नहीं करेगा। क्योंकि कोई भी कंपनी जो पैसा कमाती है, वो पैसा कमाती है 2 तरीके से, या तो कॉस्ट कटिंग करती है या तो फिर रॉ मटेरियल कम जहाँ मिले। तो भारत, चीन और बांग्लादेश जैसे ये 3 देश हैं, ये 3 एशिया के देश हैं, ज़्यादा पॉपुलेटेड देश हैं। तो इनमें क्या है कि एक चीप लेबर मिल जाती है इनके पास में, रॉ मटेरियल सस्ता मिल जाता है। अमेरिका में प्रति व्यक्ति आए हैं $70,000। मतलब आपको प्रति व्यक्ति को $2,000 तो देने ही पड़ेंगे 8 घंटे काम कराने के। $2,000 का मतलब ये हो गया, अगर 85 रुपये का भी डॉलर चल रहा तो 1,70,000 महीना आपको देना पड़ेगा। और उतने रुपए में यहाँ पे 10 आदमी रख लेगी वही कंपनियाँ। भाई 17,000 रुपये नॉर्मल सैलरी कोई भी व्यक्ति देते हैं। कोई 50,000 वाला कर्मचारी है तो कोई 10,000 वाला है। ऐसे अगर एवरेज में मान के चले तो जो है फार्मास्यूटिकल वाली जो कंपनियाँ हैं वो एवरेज पकड़ के चलेंगी। भाई एक टॉप ले मैनेजमेंट जो GM लेवल का आदमी, उसे 50,000 तनख्वाह दे दो, छोटे किसी को 30, किसी को 20, किसी को 15, किसी को 10, इस एवरेज क्यों जितना वो एक लेवल पर खर्च करेंगे ना अमेरिका में, उतने रुपए में भारत में 10 आदमी आ जाएंगे। क्योंकि यहाँ पे जो पर कैपिटा इनकम है ना वो बहुत कम है, और यहाँ की जो प्रति व्यक्ति आय है वो कम होने से क्या है कि यहाँ पे जो लोगों को मिलने वाला वेजेस है वो भी कम है, अमेरिका में ज़्यादा है। तो डोनाल्ड ट्रंप जो चाह रहे हैं वो तो हो नहीं सकता। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि किसी भी चीज़ को कहीं से भी तर्क नहीं रहे कि यार ये स्टॉक 10 रुपये ऊपर जा रहा तो खरीद लो, 10 रुपये नीचे जा रहा है तो बेच लो, उसका कोई लेना देना नहीं रहता। मैं जर्नली अपनी वीडियो में हमेशा बोलता हूँ कि FNO ना करो, इंट्राडे ना करो, अच्छे बिजनेस मॉडल हैं जो चलने वाले फ्यूचर में वही खरीदो, पर नहीं सुनना किसी को है नहीं। बात करें टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, TCS की जो टॉप लाइन है जिसे हम सेल्स कहते हैं वो लगभग 1.32% बढ़ के आई है। कोई ज़्यादा बढ़त देखने के लिए नहीं मिली। और जो उसका प्रॉफिट है वो प्रॉफिट उसका घट के आया साथियों। जो उसका पिछले क्वार्टर में, जून क्वार्टर में 12,105 करोड़ रुपए का प्रॉफिट था, वो घट के आया है, मतलब बढ़ के आया 12,819। तो मतलब कोई कुछ भी बढ़त नहीं देखने के लिए मिली। मतलब 12,105 से 12,819 क्या बढ़त है, पर परसेंटेज टर्म में भी देखोगे तो कुछ भी नहीं है। बात करें टाटा एलेक्सी की, तो टाटा एलेक्सी का भी जो टॉप लाइन है जिसको हम सेल्स बोलते हैं वो गिर के आई है। जो टॉप लाइन थी वो इसकी मतलब 4% घट के आई है। और जो नेट प्रॉफिट था मतलब शुद्ध लाभ भी गिर के आया। गिर के कितना आया, इसका जून 2024 के क्वार्टर में टाटा एलेक्सी सर्विसेज TC मतलब टाटा एलेक्सी की जो शुद्ध लाभ था वो था 184 करोड़ का, अब आया 144 करोड़। तो आपने जो देखा ना TCS भी गिरा है और टाटा एलेक्सी भी गिरा है और इरडा भी गिरा है। और ये अपनी साथ साथ में पूरे के पूरे इंडेक्स को लेकर गिरे।
आज मार्केट गिरा क्यों, उसके पीछे की अगर बड़े वजह आप खोजने जाओगे तो उसके पीछे की बड़ी वजह है, एक तो टाटा एलेक्सी का जो प्रॉफिट है पिछले जून क्वार्टर में 184 करोड़ का था, इस बार उनका 144 करोड़ का रह गया, मतलब प्रॉफिट उनका धड़ाधड़ गिरा है। दूसरा TCS, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, जो कि निफ्टी का बड़ा हिस्सा रखती है, उसका भी प्रॉफिट कुछ ज़्यादा नहीं बढ़ा है, और जो उनके मार्जिन है वो भी नहीं बढ़े, मार्जिन भी गिरे हैं, और मार्जिन तुम्हारा इरडा के बहुत गिर गए। अब बात करें, TCS का रिजल्ट बहुत ख़राब आया, टाटा एलेक्सी का रिजल्ट बहुत ख़राब आया, और इरडा का रिजल्ट बहुत ख़राब आया। FII क्या सोच के बैठे थे कि रिजल्ट सेशन देख के ही हम बिकवाली या ख़रीदारी करेंगे, और पूरा अभी देखो अमेरिका के साथ डील नहीं हुई है, अमेरिका की सीट डील नहीं हुई। दूसरा, TCS का रिजल्ट ख़राब हो गया, टाटा एलेक्सी का रिजल्ट ख़राब हो गया, इरडा का रिजल्ट ख़राब हो गया। इरडा का तो जो मार्जिन था साथियों, आपको जानकर आश्चर्य होगा, 32% का मार्जिन हुआ करता था, वो घट कर रह गया 16%। मतलब टाटा एलेक्सी को तो हम क्या बोलें, या TCS को क्या बोलें, TCS का तो फिर भी नॉर्मल रिजल्ट रहा, टाटा एलेक्सी का और इरडा ने ज़्यादा माहौल ख़राब करा बाज़ार का, और बाज़ार का माहौल ऐसे ख़राब किया, मार्जिन गिर गए, NPA बढ़ गए, ग्रॉस NPA बढ़ गए, इरडा की बात कर रहा हूँ मैं, और शुद्ध लाभ भी घट गया। अब जब तुम्हारे प्रदीप कुमार दास हैं, उनसे पूछा गया कि भाई आप, क्योंकि MD CEO हैं इरडा के, आप बताओ ये क्या है। उन्होंने बोला हमने 363 करोड़ रुपए का प्रोविज़न किया है, जो जेंसोल इंजीनियरिंग में इन्होंने पैसा दिया हुआ। जेंसोल इंजीनियरिंग जो कि एक फ्रॉड में पाई गई थी, उनके प्रमोटर के साथ में उन्होंने फ्रॉड कर दिया था, तो उसमें PFC, RSC और ये तुम्हारा इरडा, इन तीनों कंपनियों का कोई साल लेना देना है, मतलब इन्होंने में पैसा दे रखा है। हालांकि दास ने ये बताया है, प्रदीप कुमार दास ने, कि हमने NCLT में दावा दायर कर दिया है और NCLT से हम अप्रूवल ले आए हैं, तो इनके जो एसिड हैं या जो इनकी इलेक्ट्रिक गाड़ियां हैं, ब्लू जेट वाली जो गाड़ियां हैं, उन्हें अपने टेक ओवर कर लेंगे। बोले बिजनेस में हमें कुछ ऐसा लग नहीं रहा है कि बिजनेस में कोई दिक्कत है, बट बाजार को जो गिराने के अंदर सबसे बड़ा रोल प्ले हुआ है वो इन तीन का हुआ, और इन तीनों के साथ साथ में, क्योंकि सबने बेचा ज़्यादातर FII ने, और FII के पास में ज़्यादातर क्या रहता है, निफ्टी के टॉप स्टॉक, और निफ्टी का स्टॉक देखने के लिए मिला तुम्हारा निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी, सभी एक दौरे से धड़ाधड़ बिकवाली देखने के लिए मिली। उन्हीं को देख देख कर तुम्हारा जो मिड कैप स्मॉल कैप है वो भी गिरे। साथियों, आपको मैं कितनी बार बोल चुका कि शेयर मार्केट में अगर आप निवेश करते हो या काम करते हो, तो आपको सबसे मेन, जो सबसे मुख्य बात है ना, वो है जियो पॉलिटिक्स में होने वाली घटनाओं को नज़र रखना। वो कोई रखता नहीं है, बस ये देख लिया कि स्टॉक ऊपर जा रहा है खरीद लिया, नीचे जा रहा है बेच दिया, ऐसा कुछ नहीं होता। बिज़नेस पढ़ना पड़ता है, बिज़नेस क्या कर रहा है, उसकी इंट्रेंसिक वैल्यू क्या है, जो स्टॉक आप खरीद रहे हो वो कहाँ जा सकता है, अभी जियो पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है, सरकार की किसी पर्टिकुलर सेक्टर के लिए क्या हेडविन है, टेलविन है, सरकार की क्या पॉलिसी है, उस पर सरकार क्या एक्शन लेने जा रही है। आज हिंदुस्तान यूनिलीवर की तरफ से एक खबर निकल के आई, तो हिंदुस्तान यूनिलीवर की जो CEO हैं वो अब नई CEO हो जाएंगी तुम्हारी प्रिया नायर, और जो पुराने तुम्हारे रोहित जावा इस्तीफ़ा दे देंगे। तो उसी के चलते देखने के लिए मिला तुम्हें इनमें बड़ी तेज़ी, क्योंकि FMCG से रिलेटेड है तुम्हारा हिंदुस्तान यूनिलीवर, और हिंदुस्तान यूनिलीवर का टॉप मैनेजमेंट बदल रहा है, इसी के चलते ये मूवमेंट इनमें आई। अब विस्तार से चर्चा कर लेते हैं कनाडा की। कनाडा पे डोनाल्ड ट्रंप ने लगा दिया है 35% का टैरिफ लगा दिया। काहे के लिए? डोनाल्ड ट्रंप का कहना ऐसा है कि भाई आपने भारत से, चाइना से या अन्य किसी देशों से जो फेंटानिल दवाई आती थी, हालांकि उसमें भारत का नाम उन्होंने नहीं लिया है, कि जो फेंटानिल दवाई आती थी वो फेंटानिल अमेरिका में जो लोग हैं उनको नशे की लत में डाल रहे हैं। तो अमेरिका ने कनाडा पे लगाया 35% का टैरिफ। उस टैरिफ के पीछे उन्होंने वजह बताई है कि जो फेंटानिल दवाई चाइना से आ रही थी या कहीं से आ रही थी वो अमेरिका में ना आए गलत तरीके से, उसे रोकने के लिए तो मैं पहले भी गया था, लेकिन तुमने ऐसा दुस्साहस किया, मतलब जिल्ले हिलाई वाली फीलिंग आती है कि कनाडा ने दुस्साहस किया, और कनाडा के लाख प्रयासों के बाद में भी अमेरिका में फेंटानिल दवाई और ज़्यादा आ रही है, जिससे जो अमेरिका के लोग हैं वो नशे के आदी हो रहे हैं। और अब ये देश के आंतरिक सुरक्षा का मामला हो गया है, अब ये किसी का स्वास्थ्य का मामला नहीं बचा है, अब ये आंतरिक सुरक्षा का मामला हो गया है। तो अब हमें इस पर कोई एक्शन लेना पड़ेगा। एक्शन क्या लेना पड़ेगा? एक्शन लेते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा पे, जो उनका पड़ोसी है खुद का, उसके ऊपर 35% का टैरिफ लगा दिया, और साथ में ये भी बोल दिया कि अगर आप इसके ऊपर कोई जवाबी कार्रवाई करोगे तो हम इसके ऊपर और टैरिफ लगा देंगे। मतलब अगर हमने 35% का टैरिफ लगाया और तुमने हमारे पे
20% का टैरिफ लगा दिया कि हम अमेरिका के प्रोडक्टों पे 20% का टैरिफ लगाते हैं। तो अमेरिका ने ये कहा है कि मैं फिर से इसे बढ़ा के मतलब 35 प्लस 20 55% कर दूँगा। जितना तुम प्लस करते जाओगे उतना ही मैं प्लस करता जाऊँगा। और कनाडा को वो पिछली बार भी मतलब हल्के भरे लहज़ों में बोल चुके हैं, बोले ये तो मेयर है, इसे मैं अपना एक राष्ट्र वो बना लेता हूँ राज्य, और ये पूरी अमेरिका हो जाएगा। देखो डोनाल्ड ट्रंप ना मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के चक्कर में हो ना हो कनाडा की ज़रूर पतलूनगिरी कर देते हैं, कुछ भी बोल गए। बोले ये 51वां राष्ट्र वो बन जाएगा हमारा राज्य। अमेरिका क्या है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका इसलिए कहा जाता है कि वो 50 जो राज्य हैं उनसे मिलकर यूनाइट हो गए एक अलग से वो अपने वहाँ उनके यहाँ हर राज्य का अलग फ्लैग है और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का अलग है। तो उनका सिस्टम अलग है, मतलब वहाँ पर ना हर राज्य को अलग अपनी पावर दी गई है। भारत में नहीं है, भारत संघ है, मतलब भारत में राज्य अपना अलग फ्लैग नहीं रख सकता। भारत का नियम अलग है, वहाँ राष्ट्रपति प्रणाली चलती है, भारत में प्रधानमंत्री वाली चलती है। खैर वो विषय अलग हो जाएगा। फिलहाल डोनाल्ड ट्रंप प्रेशर टैक्टिक्स का इस्तेमाल करते हुए कनाडा पे भी लगा दिया, ब्राज़ील पे लगा दिया है और साथ साथ में बांग्लादेश पे लगा दिया है। इन तीनों देशों पे लगा दिया है टैरिफ। अब भारत का एक जो डेलीगेशन है वो जा रहा है अमेरिका। पहले ताव में आ गया था, बोले हम नहीं जा रहे, हम बात ही नहीं करेंगे। फिर अब जा रहे, बोले यार नहीं अब तो बात करनी पड़ेगी, नहीं तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। ये सब चीज़ें ना साथियों आपको किस ओर ले जा रही हैं। मतलब कभी आपने देखा कि आपको जब पंचायत में बुलाया जाए या आपसे बोला जाए कि बैठ कर बात कर लो किसी विषय पर, और आप ताव में आ जाए मैं जाऊँगा नहीं, मैं बड़ा, और आप आ जाओ, फिर बाद में आप ही को जाना पड़े। भाई ऐसा भी क्या हुआ कि जब जिस समय पे भारत की सबसे पहले 1 अप्रैल से उन्होंने घोषणा की थी कि मैं सबके ऊपर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाऊंगा डोनाल्ड ट्रंप ने, लेकिन जस्ट 1 मिनट साथियों, 1 अप्रैल से उन्होंने बोल दिया था कि मैं रेसिप्रोकल टैरिफ लगाऊंगा सबके ऊपर। फिर 9 जुलाई से बोला, फिर 9 जुलाई मतलब 9 अप्रैल से, और 9 अप्रैल को 8 अप्रैल को आके उन्होंने बोला कि भाई मैं इसको 30 दिन के लिए 90 दिन के लिए आगे बढ़ा रहा हूँ, इस बीच में हम सभी से डील कर लेंगे कौन कितने पे आना चाह रहा। और लगभग उन्होंने उस समय पे बोला था कि यार 150 देश तो ऐसे हैं जो लाइन में लगाए खड़े हैं कि प्लीज़ डील कर लो, प्लीज़ डील कर लो, प्लीज़ डील कर लो। और उसके बाद हुआ क्या, मतलब डोनाल्ड ट्रंप ना आज तक किसी के साथ में डील कर पाए क्या? भाई देखो, अगर आपको ऐसा लगता है कि चाइना के साथ डोनाल्ड ट्रंप की डील हुई है या अमेरिका की डील हुई है, तो साथियों डील नहीं हुई, वो सीज़ फायर हुआ है। सीज़ फायर मतलब कि तू मेरे से बड़ा मैं तेरे से बड़ा। क्यों? वहाँ डोनाल्ड ट्रंप की अटक गई रियल अर्थ मटेरियल को लेकर, तो उन्होंने धीरे से झुक का काम चला लिया। बोले ठीक है यार अभी तो तुम सीज़ फायर कर लो, बाद में अपन लड़ेंगे। अमेरिका के साथ में भी पूर्ण रूप से एक ताइवान को छोड़कर बाकी किसी की डील नहीं हुई है। और ताइवान के साथ जो डील हुई है उससे अमेरिका नाराज़ है, वो चाइना नाराज़ है। चाइना क्यों नाराज़ है? क्योंकि चाइना बोलता है कि यार जब एक तरफ तो आप पूरी एक वन चाइना पॉलिसी को मानते हैं, दूसरी तरफ आप चाइना से अलग कर रहे हैं। और चाइना अगर प्रोडक्ट अपने ताइवान के रास्ते भेजता है तो उस पर 40% का टैरिफ लगेगा। मतलब अभी तक डील का कोई रास्ता हो नहीं पाया है किसी भी देश की तरफ पूर्ण। और तो और अपने पड़ोसियों को और धमका दिया उन्होंने, कनाडा को धमका दिया, मैक्सिको को धमका दिया, और ब्राज़ील देश को, जो ब्राज़ील है जो कि ब्रिक्स का सदस्य है, अभी ब्रिक्स का एक समारोह हुआ था, उसमें ब्राज़ील में हुआ था, उनने ब्राज़ील में 50% का टैरिफ लगा दिया। हालांकि ब्राज़ील ने बोला कि मैं 50% का तुम्हारे पर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाऊंगा या इसमें मैं WTO में इसकी चुनौती दूंगा, लेकिन वो डोनाल्ड ट्रंप वो मानने वाले कहाँ हैं? वो किसी सुनते हैं, वो किसी की नहीं सुनते। और उनके तो जो सलाहकार हैं, जो मतलब एडवाइज़र भी हैं, जो उनको सलाह देते हैं, वो भी उन्हें जिल्ले हिलाई वाली फीलिंग देते हैं, सरकार आप तो जिल्ले हिलाई हो, आप तो जो चाहो सो कर सकते हो। तो डोनाल्ड ट्रंप ऐसे हो जाते, बोला हाँ यार ये बात तो सही कह रहे, बताओ किसके ऊपर क्या लगाना। तो सरकार इस बार कनाडा की बारी, आओ कनाडा को लिख दो कि 35% का टैरिफ दोगे। तुमसे बोला था कि फेंटानिल दवाई नहीं आनी चाहिए, उसके बाद भी फेंटानिल दवाई आ रही है, तुम देख रेख नहीं करते, हम तुम पे 35% का टैरिफ लगाते हैं। मतलब देश नहीं हो गए, तो समझ लो एक राजा हो गए, वो तो अपनी जिस पर जो चाहा ठोक दिया। दूसरा, सब देश बोल रहे हैं हम WTO में जाएंगे, कोई कहीं जाएगा कोई कहीं जाएगा। हालांकि भारत क्योंकि धीरे से बोलते हैं कि माय बेस्ट फ्रेंड मोदी, और फिर वहीं बैठ कर बोलते हैं कि बट नेगोशिएटर मोदी से डील करनी बहुत कठिन है। वहीं मोदी जी खड़े हैं और उन्हीं के सामने बोल रहे हैं कि हम तो इतने % का टैरिफ लगाएंगे। यार कम से कम उन्हें घर तो आन दे यार, भारत भी आन दे, तू तो मतलब अलग ही लेवल पर चल रहा है। डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं मुझे शांति का पुरस्कार दे दिया है,
और तो और जब ईरान और इजराइल का तनाव बढ़ रहा था, इस बीच में जब पाकिस्तान ने बोला था ना कि हम इजराइल के ऊपर परमाणु बम मार देंगे, तो क्योंकि अमेरिका जानता है कि पाकिस्तान तो बिना सेना चीफ के कुछ भी नहीं है, तो उन्होंने सेना चीफ को बोला कि एक काम कर बेटा, तू नाश्ते पे आया। नाश्ते पे बुलाया, एक रोटी दो बोटी खिलाई, बोला एक काम कर, तू इस फालतू के चक्करों में मत पड़े, तू अपने वैसे ही कर खा ले। कहा हाँ ये बात सही है। बोले तुम्हें तो नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप को कहते हैं नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए। इधर डोनाल्ड ट्रंप ने उसे बोल दिया कि इसने बहुत कुछ किया है, हो सकता है आने वाले समय में पाकिस्तान में तख्ता पलट जैसी कार्रवाई देखने के लिए मिले, क्योंकि जो आसिफ मुईर हैं वे बन चुके हैं तुम्हारा फील्ड मार्शल होते हैं, जो सबसे बड़े मतलब एक पद होता है सेना के अंदर। उनके ऊपर अब पाकिस्तान में किसी भी तरह की कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती, चाहे वो कैसा ही अपराध कर दें। फील्ड मार्शल की ये मुख्य पद थी। भारत में केवल जनरल मानेक शाह को मिली थी ये, जब भारत पाकिस्तान बांग्लादेश का जब उस समय ईस्टर्न पाकिस्तान हुआ करता था, जब युद्ध हुआ था तो जो मानेक शाह थे, जनरल मानेक शाह, उनको ये फील्ड मार्शल की उपाधि मिली थी। अब पाकिस्तान ने दे दी, और पाकिस्तान का आज तक का इतिहास रहा है कि जब से पाकिस्तान रहा है तब से पाकिस्तान में कोई भी मुख्य जो प्रधानमंत्री रहता है, मुख्य आदमी, वो पूरी सरकार नहीं चला पाया आपने, मतलब 5 साल आज तक कोई पूरे नहीं कर पाया। वो हर 3 साल में या तो रिजाइन दे देता है, या उसे हटा दिया जाता है, या उनके यहाँ पे कुछ पॉलिटिकल कारण ऐसे हो जाते हैं कि उनका झोला झंगड़ा उठाना पड़ता है। सबसे मेन क्या है कि जो भी पावर में आता है वो उससे पहले वाला जो पीएम होता है उसे जेल में डलवा देता है। इमरान खान को आज जेल में डलवा दिया। इमरान खान की जो साथ में जो उस समय सेना का प्रमुख था उसे जेल में डलवा दिया। इनके यहाँ पे ये फिक्स चलता है कि अगर अब की बार हम सरकार में आए तो तुम जेल में, और वो सरकार में आए तो वो जेल में। जिस समय इमरान खान पीएम हुआ करते थे उस समय पे वो, अगर जिनके जनरल परवेज मुशर्रफ हैं, वो अगर लंदन नहीं भागे होते तो वो भी आज जेल में होते। उन्होंने सोचा भाई जेल में रहने से अच्छा लंदन भाग जाओ। और लंदन में एक नियम है कि आप ऐसा ह्यूमन राइट का वगैरह कुछ देखे कि आप नहीं जा सकते। खैर आज अब पॉइंट पे आते हैं। वो बहुत वीडियो लंबी हो जाती है, मैं सोचता हूँ छोटी वीडियो बने। पॉइंट ये है कि शेयर मार्केट है दोधारी तलवार। शेयर मार्केट गिरी क्यों, उसके पीछे की वजह मैंने आपसे बता दी कि भाई देखो आईटी शेयरों ने पूरे शेयर बाज़ार का माहौल ख़राब किया। माहौल ख़राब करने में टीसीएस रहा, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज और टाटा एलेक्सी रहा, इरडा रहा। इन तीनों के रिजल्ट बेहद ख़राब रहे, इनके प्रॉफिट बेहद ख़राब रहे, इनके जो ग्रोस मार्जिन थे वे गिर के आए, और इनका जो आगे का आउटलुक पेश किया वो भी बेहद ख़राब ही किया। एफआईआई डीआईआई कुछ करने के मूड में नहीं है। एफआईआई पहले भी सोच रहे थे, आज का हालांकि एफआईआई का जो आंकड़ा आएगा वो बिकवाली का ही आएगा, क्योंकि जनरली जो निफ्टी की टॉप कंपनी होती है उसमें एफआईआई की होल्डिंग रहती है, और एफआईआई आज बेचेंगे दबा के, क्योंकि टीसीएस का रिजल्ट ख़राब आया, टाटा एलेक्सी का रिजल्ट ख़राब आया, इरडा का रिजल्ट ख़राब आया। इरडा ने तो बता दिया कि फिर उसका रिजल्ट क्यों ख़राब आया, क्योंकि जेंसोल इंजीनियरिंग में लगभग 50% जो पैसा था वो उन्होंने प्रोविजन किया है, इसलिए उनका रिजल्ट ख़राब हुआ है। 363 करोड़ रुपये के आसपास में है। ठीक है, जो प्रमोद कुमार दास हैं, जो इरडा कंपनी के CEO MD हैं, मैनेजमेंट डायरेक्टर हैं, NCLT में इन्होंने दाखिल कर दिया है, वहाँ से अप्रूवल ले लिया है, देखते हो क्या कार्रवाई होती है। और जो विप्रो और इन्फोसिस है, इनका जो ADR है वो 4% गिर गया है, और जो तुम्हारा HUL की नई CEO बनेगी हिंदुस्तानी यूनिलीवर की, वो तुम्हारा प्रिया नायर बनेगी। जो तुम्हारा रोहित जावा है वो अब इस्तीफ़ा दे देंगे। बाज़ार में मुख्य IT सेक्टर ने दबाव बनाया, पूरे सेक्टर और इंडेक्स ने दबाव बनाया, NBFC में दबाव बनाने में काम किया इरडा ने, और मूड माहौल ख़राब किया। आज हमें सबसे दुख इस बात का है कि जो अमेरिका के बाज़ार हैं वो लाइफ हाई बना रहे हैं, और हम इधर जो है ना नीचे धीरे धीरे सिरकते जा रहे हैं, क्योंकि एफआईआई अभी कोई ऐसा सिग्नल हमें दे नहीं रहे हैं कि एक्चुअल में करना क्या है। कभी आगे कभी पीछे, कभी ऊपर कभी नीचे बेचते हैं, इंडेक्स बेचते हैं। तो 200 करोड़ खरीद लेते हैं तो इंडेक्स में 600 करोड़ का बेच देते हैं। यहाँ लोगों को लगता है कि 200 करोड़ खरीदा है, बट वो 600 करोड़ बेचा, मतलब 400 करोड़ नेगेटिव में ही है, प्लस में कुछ नहीं है। अल्टीमेटली मामला गंभीर है। आने वाले हफ्ते में, इस नेक्स्ट वीक में भारत का एक डेलीगेशन वो अमेरिका जा सकता है, और अमेरिका से शायद डील के ऊपर बात हो सकती है। पहले ताऊ में वापस आ गए थे, अब वो ताऊ
ख़त्म हो गया, अब जो है बातचीत होगी। अब भारत भी कृषि और डेयरी प्रोडक्टों पर झुकने के लिए तैयार नहीं है, और अमेरिका चाहता है कि उनके जो जेनरिक मॉडिफाइड जो कृषि प्रोडक्ट हैं उन्हें भारत में लाया जाए। जेनरिक मॉडिफाइड कृषि प्रोडक्ट कैसे होते हैं? जैसे आपने अमरूद देखा होगा, जाम देखा होगा, छोटे वाले जो जाम होते हैं वो हमारे होते हैं, और जो जेनरिक मॉडिफाई किए हुए जाम है वो तुमने देखोगे बाज़ार में इतने बड़े बड़े जाम अमरूद रहते हैं, वो जेनरिक मॉडिफाइड अमरूद हैं। तो इसी तरह से कुछ कृषि प्रोडक्ट हैं अमेरिका के जो भारत में डोनाल्ड ट्रंप बोलता है खोल दो, भारत बोलता है मैं नहीं ना खोल दूंगा, तो हमारे किसान रोड पे आ जाएंगे, क्योंकि ये इस तरह से पॉलिटिकली सुसाइड करने वाली बात हो जाएगी। क्योंकि ना तो भारत चाहेगा कि किसानों से उलझा जाए, क्योंकि भारत में 60% किसान हैं, और 60% किसानों में भी लगभग 40% ऐसे किसान हैं जिनकी जो मुख्य जीविका है ना साथियों, वो चलती दूध पे है। मतलब घर में 4 भैंसें पाल लेते हैं, घर से अपना खेती बाड़ी कर डाला है, भैंस का दूध बेचा और अपना उससे उनका जीवन व्यापन होता है। तो इसीलिए ना तो अमेरिका झुकने के लिए तैयार है, ना भारत झुकने के लिए तैयार है। हो सकता है आने वाले समय पे कोई छोटी और मिनी डील हो जाए। इससे पहले अगर आपको शेर खान के साथ डीमैट अकाउंट खुलाना है तो आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन पे जाकर अकाउंट ओपन कर सकते हैं। हाँ, शेयर मार्केट में अपने वित्तीय सलाहकार से पूछ के कोई काम करें, बिना वित्तीय सलाहकार के कोई काम ना करें, नहीं तो नुकसान हो जाएगा। शेयर मार्केट दुधारी तलवार है, टेंशन लेनी, चिंता नहीं करें। अच्छी फंडामेंटली बिजनेस मॉडल अच्छे हैं, उन्हें उठा सकते हैं। अपने वित्तीय सलाहकार से पूछ के। आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। धन्यवाद, थैंक यू।